नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है संविधान पर संग्राम। जी हां, अब संविधान को लेकर चली आ रही सियासी लड़ाई और तेज होती दिखेगी। दरअसल दिल्ली से शुरू हुई यह जंग देश के दिल मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। महू में कांग्रेस की रैली से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता एमपी आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हालांकि बीजेपी के दिग्गजों के दौरे पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस को लेकर तंज कस रही है, लिहाजा इस बयानबाजी के बीच कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं जिन्हें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। संविधान बचाने की लड़ाई मध्य प्रदेश तक आई। संविधान को लेकर प्रदेश में सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। महू में कांग्रेस की महारैली से पहले बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस के नैरेटिव की हवा निकालने आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के 7 वरिष्ठ नेता प्रदेश के 7 संभागों में संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर आएंगे। यानी बीजेपी कांग्रेस की रैली से पहले प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल बनाती दिखेगी और खुद को संविधान के रक्षक के तौर पर भी पेश करेगी। वहीं प्रदेश बीजेपी दिग्गजों के दौरे को लेकर उत्साहित दिख रही है। हमारा संविधान गौरव अभियान चल रहा है 11 जनवरी से 25 जनवरी तक, जिसके तहत हमारा हर बूथ के ऊपर कार्यक्रम होगा। संविधान की प्रस्तावना का वाचन होगा, संविधान की साहित्य की प्रतियां हम लोग वितरित करेंगे, बाबा साहेब को नमन करेंगे, संविधान के जो मूल्य सिद्धांत है उसका वाचन करेंगे। तो ये तो हमारा सतत चलने वाला अभियान है जो 11 जनवरी से प्रारंभ हुआ। कांग्रेस की रैली तो 27 को है, हमारे बाद वो रैली का निर्णय हुआ। हमारा अभियान पहले से घोषित है। इसके तहत प्रदेश के हर बूथ पर, हर जिले में, संभाग पे कार्यक्रम होंगे। तो तमाम वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश से भी उसमें शामिल होने आएंगे, देश से भी शामिल होने आएंगे। बीजेपी के दिग्गजों के प्रदेश दौरे पर कांग्रेस ने भी नजर गड़ा ली है, क्योंकि 27 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश भर से बड़े कांग्रेसी नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंच रहे हैं। यहां से कांग्रेस संविधान बचाओ रैली निकालेगी। हालांकि अब वो बीजेपी के बड़े नेताओं के प्रदेश आने पर तंज कस रही है। अमित शाह आएंगे तो लोकसभा में जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो बोला है, माफी मांगेंगे क्या जनता के बीच में खड़े होकर? अगर क्षमा याचना कर लें तो कोई बात नहीं। वैसे तो पूरे देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और इंस्टीट्यूशनल वर्क है उसको तो चकनाचूर कर ही दिया है। यानी कुल मिलाकर संविधान बचाओ की जंग अब प्रदेश की धरती से लड़ी जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कमर कसकर तैयार भी दिख रहे हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि कांग्रेस की रैली के पहले उसकी इस रणनीति पर गहरी चोट की जाए ताकि उसे इसका सियासी फायदा ना मिल सके। खैर, अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के दौरे प्रदेश में संविधान बचाने की इस लड़ाई को और कितना तेज करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस की रैली से पहले बीजेपी के दिग्गजों का दौरा सोची समझी रणनीति है? दूसरा सवाल, कांग्रेस की रैली पर क्या बीजेपी की प्लानिंग भारी पड़ेगी? तीसरा सवाल, क्या दिग्गजों के दौरे संविधान को लेकर छिड़ी इस जंग को और तेज करेंगे? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कांग्रेस की रैली को पंचर करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत दिग्गजों के दौरे कराए जा रहे हैं? वो कह रहे हैं यदि अमित शाह आएंगे तो क्या पहले माफी मांगेंगे जनता के दरबार में? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए ब्रजेश जी, आवाज आई मेरी? जी आ रही है, बोलिए। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक सवाल है इस देश की, इस प्रदेश की जनता का, तो जनता के सामने हम सदैव नतमस्तक। जनता से एक तो हम
इस तरह की कोई गलती नहीं करते, मगर हो जाए तो हमें कोई गुरेज नहीं है उसमें, क्योंकि इस हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जनार्दन यानी परमात्मा है। तो जो परमात्मा है उसके सामने हम सदैव नतमस्तक हैं, हमें कोई अहंकार नहीं है। हम कभी नहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता या कोई परिवार कभी भी जनता से ऊपर हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस के मित्र हैं हमारे, जो ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दौरे, देखिए दौरे और जनता से संवाद भारतीय जनता पार्टी में निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब आप संविधान की बात को लेकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप कृपया जवाब तैयार रखें, क्योंकि जब आप जनता के बीच जाते हैं, जो आपका स्वभाव नहीं है, जो आपकी आदत नहीं है, आप जनता के बीच जब जा रहे हैं तो जनता जरूर पूछेगी, क्योंकि हमने तो कार्यक्रम तय किया है कि हम वहां संविधान की प्रस्तावना का वाचन करेंगे, जो मूल संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें दिया था उसका हम वितरण भी करेंगे, और लोगों को ये बताने का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, उनके द्वारा निर्मित संविधान का अपमान किया, और संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से किस तरह उसकी प्रियम्बल बदलने की कोशिश की। तो देखिए, एक बात ये बड़ा स्पष्ट है कि हम बाबा साहब के संदेश को, बाबा साहब के विजन को लेकर पूरी जनता के बीच जा रहे हैं, और केवल मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं, पूरे देश में जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी से जरूर अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो लगातार और बार बार बाबा साहब का, अंबेडकर जी का अपमान किया, और जो उनके निर्मित संविधान की धज्जियां बार बार उड़ाने का काम किया है, इसके लिए आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं। एक और सवाल था मेरा, उसका जवाब भी आ जाता। तो क्या आप मानते हैं कि आपने कोई गलती नहीं की? क्योंकि आपने कहा था कि हम गलती करते हैं तो नतमस्तक होते हैं और माफी मांग लेते हैं। तो जो बाबा साहब को लेकर जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है वो गलती नहीं है, या गलती है तो क्या माफी मांगेंगे? मैं आपसे पुनः कहता हूं ब्रजेश जी, आपको भी मालूम है कि क्या हुआ था। 54 मिनट का माननीय गृह मंत्री जी का बयान था, उसे कांग्रेस के मित्रों ने भी बड़े प्रेम से सुना, मेजें थपथपाकर उसका स्वागत किया, परंतु एक दिन बाद उसमें से 12 सेकंड की एक क्लिपिंग काटी, जो क्या मालूम, जो आजकल शायद संभवतः कांग्रेस के लोग जो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी से ऑपरेट हो रहे हैं, वहां से उन्होंने बताया होगा। मैं तो पुनः पूछता हूं, यदि हमारी कहीं कोई गलती थी या अमित शाह जी ने कुछ गलत कहा था, तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग तब कहां मौजूद थे जब आपने कोई आपत्ति नहीं की? उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो वहां कोई गलती नहीं हुई है, परंतु हाँ, आपने उसे मुद्दा बनाने की बाद में कोशिश की, वो भी इस देश के विरोधी ताकतों के जो आपको समर्थन है उसके माध्यम से। ठीक है, तो हिमानी जी, देश विरोधी ताकतों के इशारे पर आपने मुद्दा बनाने की कोशिश की, कोई अपमान ही नहीं किया उन्होंने। 12 सेकंड का एक हिस्सा आप दिखा रहे हैं और बाबा साहब का अपमान बता रहे हैं, और आप लोगों ने जो अपमान किया है, क्या उस पर भी माफी मांगेंगे? वो तो प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं और पूरे देश में कार्यक्रम है उनका, कोई मध्य प्रदेश में अकेले में नहीं। देखिए ब्रजगोपाल लोया जी, वो तो पूरे देश में ही माहौल बना है बाबा साहब के समर्थन में, और जो उन्होंने किया तो उनको देश भर में करना पड़ेगा। अब ब्रजगोपाल लोया जी का फर्ज है कि वो इस तरह की बातें करें और अपने नेताओं की जो गलती है उसे छुपाने का प्रयास करें, बिल्कुल उनको करना भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं किया होता और अगर कुछ ऐसा होता तो ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती, ना इस तरह के आयोजन करने पड़ते। लास्ट ईयर तो नहीं हुआ था इस तरह का, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले कोई ऐसा आयोजन मुझे याद नहीं है, तो क्योंकि इस बार ऐसा अपमान किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, खुद अमित शाह जी जगह जगह बिना चुनाव के, जो अपने एसी कमरे से बाहर ना निकले, अपने ऑफिस से बाहर ना निकले, वो जगह जगह जाकर इस तरह की रैलियां करने पर मजबूर हो गए। तो ये तो आप और हम सब जानते हैं कि गलती तो उन्होंने की है। लेकिन वो तो कह रहे हैं वो सतत जनता के बीच में जाते रहते हैं। वो तो देखिए, आज कंगन को आरती क्या कथनी और करनी का फर्क आपको साफ दिख रहा है। मुंह से कह रहे हैं नहीं करी, और करने उसको गलती को साफ करने के लिए गलती को बिल्कुल, मतलब एक वो ईगो भी रखे हैं कि हम मानेंगे भी नहीं गलती है, और जो गलती हो गई है, जो डैमेज हो गया, उसको कंट्रोल करने के लिए उनका जो एक्शन है वो भी साफ दिखाई दे रहा है। तो पंचर तो बीजेपी की गाड़ी हो गई है पूरी तरह से। उसके बयान के बाद अभी आपने ब्रजगोपाल जी से सवाल पूछा था कि पंचर करेंगे, तो पंचर तो खुद हुए पड़े हैं। पंचर को डैमेज को कंट्रोल करने के लिए तो ये रैली करने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल हाँ, आपने ये ब्रजगोपाल जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए जनता जनार्दन होती है। जब 1990 के समय तक उनको लगा कि बाबा साहब के बिना सत्ता में आने का कोई रास्ता नहीं है,
तो उन्होंने जनता की बात को ऊपर रखते हुए बाबा साहब को अपनाने का, बाबा साहब को वो करने का उन्होंने जो दिखावा किया, पर बेचारे अमित शाह जी ने वो दिखावा भी सदन में तोड़ने का काम कर दिया। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो अमित शाह जी ने नहीं कही, जिसको ये लोग मुंह खोल खोल के झूठ बोल बोल के उसको अस्वीकार कर रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे। अरे बड़प्पन होता पहले ही दिन आप गलती मान लेते कि हाँ भाई गलती से निकल गया, कोई और मतलब था, कुछ और निकल गया। हम अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगते हैं। इतना आडंबर जो करना पड़ रहा है सिर्फ अमित शाह जी के ईगो को सुरक्षित रखने के लिए करना पड़ रहा है कि हाँ भाई हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरे देश ने सुना सब कुछ। अब एक बात हो जाती है, आप और लेकिन मैं वो कह रहे हैं बोलते ना हुए उसी भी अभी तत्काल ही आपने विरोध क्यों नहीं किया? सदन के अंदर ही विरोध करते, विपक्ष के नेता विरोध करते। कहीं कहीं जैसे बात बोलने के तुरंत बाद इंसान को समझ में आता है कि ये बात जो अच्छा, है वो देर मेरे में मुंह से समझ में आया कि गलत गलती निकल गई है। उसके बाद उन्होंने 52 मिनट तक उसको उसी समय डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको कवर करने की कोशिश की, और उसके आजू बाजू बहुत सारा ताना बाना बुन के अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की। भाई आप कुछ भी कह लीजिए, आपकी एक्शंस बता रहे हैं कि जो गलती आपने की है उसका असर भी देश पे हुआ है, और आपने उस बात को माना भी है, और जो आप ये रैलियां वगैरह कर रहे हैं वो साबित कर रही है। ये सब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपके खुद के एक्शन बता रहे हैं कि जो गलती आपने की है उससे डैमेज आपको हुआ है, पंचर आपका हुआ है। छोटा सा जवाब दीजिए लोया जी। वो कह रहे हैं डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं आप, ईगो शांत करने की कोशिश की जा रही है बस। देखिए, मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं, अभिनंदन करता हूं हिमानी जी का कि उन्होंने ये माना कि 1989 से हम बाबा साहब के समर्थक हैं, उनके विचार को लेकर जनता के लिए। उसमें धन्यवाद। बहन आप बीच में ना बोले। वो भी नहीं बोले थे हिमानी जी। मेरा बहन जी आपसे निवेदन है छोटा सा, मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने ये मान लिया। और हमने वो बिल्कुल ठीक बात है। 1980 में हमारा गठन हुआ, 84 में हम पहली बार चुनाव लड़े, सिर्फ 2 सीट जीते। पहली बार 1989 में जैसे ही हम सत्ता के केंद्र में आए और हमारे समर्थन की सरकार बनी, और हमने बाबा साहब के विचार को इस देश में प्रसारित करने का काम शुरू कर दिया। और उसी समय हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम किया। आपकी जब तक सरकार थी, जब तक आप मत में थे, जब तक लोगों का वोट आप हथिया रहे थे, तब तक तो जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उन्हें पद्म सम्मान आप दे रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा, इसे मैं स्वीकार करता हूं। एक बात और, छोटी सी बात आपसे निवेदन कर देता हूं हिमानी जी। हिमानी जी, जो आपने अभी कहा कि बाबा साहब के समर्थन में माहौल बना है, आपने शब्द को सुधारिएगा। बाबा साहब के समर्थन में तो तब से माहौल है जब ये देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। बाबा साहब ने तब इस देश का प्रतिनिधित्व, जो स्वतंत्र भारत नहीं था उसका भी प्रतिनिधित्व विश्व बैंक और यूएनओ में किया है। केवल बाबा साहब के जो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र का ज्ञान था, उसको आपने कमतर करने की कोशिशें की, जो कामयाब नहीं हुई। मैं फिर से कहता हूं, आज देश का समाज जाग चुका है और बाबा साहब के कृतित्व को पूरा देश अपना रहा है, और उस कृतित्व को किस तरह दागदार करने की कोशिश कांग्रेस ने की है वो सारा मैं देश आऊंगा हिमानी जी आपके पास और इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन अशोक जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। अशोक जी, क्या रैली पर बीजेपी की ये प्लानिंग भारी पड़ेगी? और ये जो संविधान को लेकर जंग चल रही है, जो शुरुआत दिल्ली से हुई है, सदन से हुई है, वो आप भविष्य में और तेज होते देखेंगे? देखिए, 2024 के इलेक्शन में जो एक बड़ा मुद्दा बना के कांग्रेस या पूरा अब ये गई जो इंडिया गठबंधन था, वो जनता के बीच में गया था और संविधान खतरे में है, ये चर्चा जो है काफी व्यापक पैमाने पर जो है लोगों के बीच में ले जाई गई थी। इसका थोड़ा सा राजनीतिक या कह लीजिए कि चुनावी फायदा भी जो है वो कांग्रेस को मिला था। लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में भी ये मुद्दा उठा था कि संविधान खतरे में है, लेकिन वहां इसका कोई इनको बड़ा राजनीतिक लाभ नहीं मिला। अब ये फिर से संविधान की चर्चा चल रही है कि संविधान खतरे में है। प्रश्न ये उठता है कि संविधान अगर खतरे में तो उसको बचाएगा क्या? विपक्ष उसको बचाएगा? और अगर खतरा है संविधान को तो किससे खतरा है? इस देश में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो चुनी हुई सरकार होती है, जिसके पास में बहुमत होता है, वही संविधान को बचा भी सकती है और वही संविधान के लिए खतरा भी बन सकती है। 75 में आपातकाल हम लोगों ने देखा है, वो क्यों देखा आपने? क्योंकि उस वक्त जो एक सरकार सत्ता में थी उसके पास में अधिकार था कि वो संविधान में संशोधन कर सकती थी, उसमें बदलाव कर सकती थी, कुछ बड़े फैसले ले सकती थी। मौजूदा समय में चूंकि विपक्ष जो है उसके पास में और कोई बड़ा मुद्दा उसको रखता नहीं है, इसलिए वो बार बार जो है संवैधानिक संस्थाओं पे जिस तरह से वो कहती आ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि साहब संवैधानिक संस्थाएं सब खतरे में पड़ गई हैं और ये जो मौजूदा सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरह से कब्जा कर रही है।
और इसी को आधार बना के बार बार ये बात कही जाती है कि संविधान खतरे में, संविधान तो क्या बिल्कुल खतरे अशोक जी वोट बटोरने के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा? कोई मुद्दा नहीं है जैसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल महापुरुषों के नाम पर कुछ जातियों को साधने की जो एक कोशिश चलती है, खासतौर पे जो दलित समाज है, दलित समाज में अम्बेडकर जी का बड़ा महत्व है, उनके प्रति बड़ा आदर है, सम्मान है, और काशीराम जी ने भी जो है अम्बेडकर को बनाया है। कांग्रेस और बीजेपी की भी कोशिश यही है कि दलित समाज को अपने पक्ष में वो करना चाहती है। बहुत बड़ा वोट बैंक है इस देश में, और इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसी के चलते जो है ये बार बार जो है संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब संविधान खतरे में नहीं, हम तो संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो संविधान की आड़ लेकर जो है वोट की फसल काटने की जो एक कोशिश दोनों दलों ठीक है, के तो द्वारा संविधान की आड़ लेकर वोट की फसल काटी जा रही है। हिमानी जी, संविधान को खतरा का नारा दिया आपने, और एक वर्ग विशेष के वोट को आप हासिल करना चाहते, एक नैरेटिव सेट करना चाहते, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। और जो सवाल लोया जी ने उठाया था कि उनकी सरकार बनी, संयुक्त सरकार बनी, उनके समर्थन वाली सरकार बनी, विचारधारा वाली सरकार बनी, तब भारत रत्न दिया गया अंबेडकर जी को। आपने नहीं दिया, आपने तो चुनाव हरवाया था। दीजिए जवाब। काशीराम जी ने शर्त रखी थी अपने 3 सांसद ले जाने से पहले कि अगर अंबेडकर जी को भारत रत्न मिलेगा तो हम समर्थन देंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था, बस ये था कि हाँ वो लोग उस गठबंधन में थे। भले मुझे भी मालूम है, अब फिर आप अगली लाइन आपकी या ब्रजगोपाल जी की आएगी कि 89 सांसद थे, तो उन्होंने पर उसमें बिल्कुल मूक दर्शक की भूमिका निभाई थी। आज वो क्रेडिट लेने का काम करते हैं। दूसरे फिर ये खुद तो ये मानते तो हैं आप कि ले सकते थे ना, पहले तो आपकी सरकार थी, पहले ही दे देते आप। नहीं, तो ये इस तरह के क्रेडिट लेना, यहाँ पर यही बात आती है कि अंबेडकर जी की विचारधारा पर अशोक जी ने भी बोला कि दोनों दल ऐसा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो खुद इस बात को सबसे ब्रजगोपाल जी ये बात और अशोक जी खुद मान रहे हैं कि भारतीय नहीं तो अशोक जी कह रहे हैं संविधान में खतरा तो तब भी था ना जब आपातकाल लगा था, वो खतरा नहीं था। तो आप नहीं, आप अगर पुरानी बातें करें तो डंडे जलाए गए थे तिरंगे, फिर वो बातें भी करनी पड़ेंगी। वो बातें भी फिर हम वो छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो फिर पूरी, अगर आप अमित शाह के बयान से शुरू करना चाहते हैं इसको तो वहां से शुरू करिए। आप फिर आपातकाल तक पहुंच जाएंगे तो तिरंगा जलाने पे भी होगा, स्वीकार करने पे भी होगा अंबेडकर जी के संविधान को, अंबेडकर जी को का विरोध करने को लेकर भी फिर चर्चा होगी, फिर आधा घंटा कम पड़ जाएगा विजय जी। तो हमें बहुत बूथ में जाने की जरूरत नहीं है। अमित शाह के बयान से शुरू करते हैं, जहां से ये रायता फैला है, जहां से ये आपकी डिबेट का जो एक वो है पंचर निकालना, जब से बीजेपी की गाड़ी पंचर हुई है जिसको ट्रैक पर लाने के लिए। वरना, और मैं अशोक जी को बताऊं कि अगर विपक्ष की आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष अभी किसी चुनाव के ना मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी अभी निकल के गया है, और दिल्ली में ये रैली नहीं हो रही है। महू में बाबा साहब की जो जन्मभूमि है वहां पर ये रैली हो रही है। तो अगर अगर आप ये कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं, आप ये मानना चाहते हैं कि मंगलसूत्र खतरे में है, भैंसे खतरे में है, लोगों की वो तो निकल गया ना चुनावी बातों पे अब करें तो अब चुनाव के बाद यदि आप जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो आप मान रहे हो कि खतरे में है। मैं तो देखिए, उन्होंने चुनाव लोकसभा का जिक्र किया तो वो बात बोलने की जरूरत थी कि चुनाव में तो फिर तो मंगलसूत्र और भैंसे खतरे में हैं, आप ये मान सकते हैं। फिर अगर एक पक्ष सही नहीं है तो कोई चीज चल रही है या नहीं चल रही, वो चुनावी भाषणों पर चर्चा करेंगे, पुराने भाषणों पर करेंगे, बहुत सारे आ जाएंगे ना हिमानी जी के मंदिर में क्या छेड़छाड़ के लिए जाते हैं। वोट बैंक की राजनीति चुनावी भाषणों पर ना जाइए, मुद्दे पर रहिए। और आप मैं सिर्फ चाहता हूँ कि महू में जो आपकी रैली है उनके कार्यक्रमों पे बात करें। अशोक जी पहुंचे तो मुझे जवाब देना पड़ा, मैं मजबूर हूँ। उन्होंने बोला कि लोकसभा चुनाव का किया तो मैंने बोला ब्रजगोपाल जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि समर्थन, जब कोई अधिकारी या कोई नेता आपके भी अपना काम सुचारू रूप से कर रहे होते हैं तब उनके समर्थन में किसी को आने की जरूरत न पड़ती। किसी कार्यकर्ता की ऐसी मतलब इतनी हैसियत भी नहीं होती कि वो उनके समर्थन में आए। लेकिन जब कोई चीज संकट में आती है, याद है ना आपको वो कैलाश विजयवर्गीय जी वाला कांड जब हुआ था, बल्ला कांड, उसके बाद उनके सारे कार्यकर्ता आ गए थे। अभी आपने देखा होगा जीतू यादव और जो कालरा जी वाला कांड था, उसमें सबके समर्थन जो है वो आ गए थे। हालांकि समर्थक जो होते हैं उनका कद छोटा होता है। रिलेटिव हो रहा है, मैं बता रही हूँ ना मैं कि अम्बेडकर जी के समर्थन में आने की इसलिए जरूरत पड़ी कि जब उनके बारे में असम्मानजनक टिप्पणी करनी पड़ी। किसी का कद इतना बड़ा है ना मेरा कद बड़ा है, ना कांग्रेस पार्टी का कद इतना बड़ा है, ना ही उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है ना, उनके पास बताने के लिए पंचतीर्थ उन्होंने बना दिए, महू में क्या किया उन्होंने वो बता दिए, तिरंगा स्वीकार उन्होंने नहीं किया, 90 में उन्होंने किया, अमित शाह जी ने बयान दिया, वो उन्होंने किया। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए उनके पास है, बस वो बता नहीं पा रहे हैं। आप पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं बताने के लिए। उनके पास बहुत कुछ है कि हमने तिरंगा जला देते थे, हमने चलिए जवाब ले लीजिए, समय कम है। लगाने का। जी
देखिए ब्रजेश जी, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। केवल 89 में जो सरकार बनी थी बीपी सिंह की, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की, उसमें केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का काम नहीं हुआ था, बल्कि उस विचार को और आगे बढ़ाने का भी काम हुआ था, और मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण देने का काम भी हुआ था। और याद रखिए ब्रजेश जी, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में राजीव गांधी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री की और नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भाषण में ये कहा था कि जातियों के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये वो समय है सन 90 का। फिर एक बात और आपसे कहता हूं कि हिमानी जी बहुत सारी बातें कर रही थी, मैं तो बड़े छोटे छोटे मेरे प्रश्न हैं कि हिमानी जी, कौन सी आवश्यकता थी कि 1975 में जब आपातकाल देश में था, तब आपने 42वें संशोधन के माध्यम से देश के संविधान में उसकी प्रियम्बल तक बदलने का काम किया। तीसरी बात, जो आदरणीय अशोक जी अभी कह रहे थे कि जो विपक्ष है और कांग्रेस है, देखिए बाबा साहब के मुद्दे पर और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस अकेली है, विपक्ष साथ नहीं है, क्योंकि इनके जो सहयोगी हैं अखिलेश यादव है, उनके पिता मुलायम सिंह यादव 19 महीने जेल में रहे थे मीसा के कारण, जो आपातकाल लगाया था जिसमें संविधान को सस्पेंड कर दिया गया था, और जो 10 मौलिक अधिकार संविधान ने देश की जनता को प्रदान किए हैं, उन अधिकारों को निलंबित कर दिया था। और उस मीसा तो नाम है, लालू प्रसाद यादव, ये आपको रेलेवेंट लग रहा है? बिल्कुल रिलेवेंट है, बिल्कुल संविधान की तो रिलेवेंट चर्चा है। चल रही है ना, ये आपको वो कह रहे हैं relevant उन्होंने लग तो रहा है? मीसा का नाम रखा लालू यादव ने, नहीं, वो मीसा आपके सहयोगी आपके साथ नहीं है इस वाले मुद्दे और पर। अभी लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे थे उसके साथ, क्या रिलेवेंट है? आप चुनाव की बात नहीं करना चाहते? मध्य प्रदेश में जो रैली हो रही है उसके बारे आप में बता दो debate कौन सी बात करनी ये है। हिमानी जी, relevant है। आप ही तय ये कर relevant लीजिएगा, है। नहीं, ये आप ही relevant तय है। कर नहीं, तो बहन आप तय बहन कर आप ही लीजिए। तय कर लीजिएगा। चलिए मैं भी माफी सुनिए चाहता तो। हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए आप दोनों को रोक रहा हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर संविधान पर यह संग्राम आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि संविधान को लेकर ये जंग जो शुरू हुई है वो लोकसभा चुनाव के दौरान से शुरू हुई है और लगातार बढ़ती जा रही है। बयानों की वजह से और इसको तेज होता हम देख रहे हैं। ये आगे कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई, और इसका जनता से क्या फायदा होगा जनता को इससे, और जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं दोनों राजनीतिक दल, ये भी आने वाले समय में पता चलेगा। और किसको कितना फायदा होगा ये भी जब चुनाव आएंगे तब पता चलेगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।